सेमेस्टर 3 स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, LBSM कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज कोर 5 के निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की अत्यंत लोकप्रिय कविता बसंती हवा की विशेषताओं पर अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि प्रगतिवादी कवि यथार्थवादी होते हैं। वैसे सौंदर्य की कल्पना या वर्णन करते हैं जो इस संसार में है या जो इस संसार में संभव हो सकता है। हम जिस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं उसमें प्रकृति ने हमें ढेरों उपहार दे रखे हैं। बसंती हवा भी प्रकृति की ऐसी ही देन है जिसकी सुखद अनुभूति मनुष्य को युगों युगों से होती रही है। केदारनाथ अग्रवाल की इस कविता में बसंती हवा स्वयं ही अपना परिचय देती है। यह कविता प्रकृति के मानवीकरण का अद्भुत और मनोहारी उदाहरण है। केदारनाथ अग्रवाल ने यह कविता सन 1946 में लिखी थी। इसका जो प्रचलित रूप है उसमें कुछ पंक्तियाँ हटा दी गई हैं। मैं इसके मूल रूप को आपके सामने रखते हुए इस कविता के भावार्थ और इसकी विशेषताओं पर बातचीत करना चाहता हूँ। कविता का मूल रूप केदार जी की प्रतिनिधि कविताएं संग्रह में संकलित है, जिसके संपादक अशोक त्रिपाठी हैं। प्रचलित रूप में यह कविता हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ से आरंभ होती है। लेकिन कविता के मूल रूप के बीच में कुछ पंक्तियाँ और हैं। मूल रूप में इसके बीच में कुछ पंक्तियाँ और हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, वही हाँ वही जो युगों से गगन को बिना कष्ट श्रम के संभाले हुए हूँ, वही हाँ वही जो धरा का बसंती सुसंगीत मीठा गुंजाती फिरी हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, वही हाँ वही जो सभी प्राणियों को पिला प्रेम आसव जिलाए हुए हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। कसम रूप की है कसम प्रेम की कसम हृदय की, इसके बाद अनोखी हवा हूँ पंक्ति आती है। कविता के आरंभ में ही बसंती हवा अपने बारे में बताती है कि उसने युगों से इस ग्रह यानी पृथ्वी, गगन का एक अर्थ ग्रह भी होता है, को बिना किसी कष्ट और थकान के संभाले रखा है। इस पृथ्वी में जितने सारे रंग हैं, कर्णप्रिय संगीत हैं, उसके दृश्यों, रंगों और ध्वनियों का जादू वह साथ लेकर चलती है। बसंत को प्रेम का मौसम माना जाता है। बसंती हवा कहती है कि दूसरा कोई और नहीं बल्कि वही है जो सभी प्राणियों को प्रेम का रस पिलाती है। रूप, प्रेम और हृदय की कसम खाने का मतलब यह है कि सौंदर्य, प्रेम और उसे महसूस करने वाले हृदय में यह हवा रची बसी हुई है, इसलिए उनकी कसम खाती है। मानो जो कह रही है उसमें कोई बड़बोलापन नहीं है बल्कि सच्चाई है। उसी पैराग्राफ में वह अपने को अनोखी हवा, बावली, मस्तमौला बताती है, जिसे कोई फिक्र नहीं है, जो बहुत निडर है, एक अजीब मुसाफिर है जो जिधर चाहती है उधर घूमती है। कविता की पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं। अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्तमौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, नहीं जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हम कह सकते हैं कि वह एक स्वच्छंद मुसाफिर है, अर्थात जिस पर कोई बंधन नहीं है। आगे के पैराग्राफ में और भी ध्यान देने लायक पंक्तियाँ आती हैं। बसंती हवा का कहना है, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। दोस्तों, प्रकृति के अपने कायदे होते हैं, वहाँ मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के नियम कायदे नहीं चलते। बसंती हवा की स्वच्छंदता उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उसका कोई घर बार नहीं है, उसे कोई इच्छा आशा नहीं है, न ही कोई विशेष उद्देश्य या स्वार्थ है, और न ही उसका कोई प्रेमी है और न दुश्मन। इस कारण भी स्वच्छंद और स्वतंत्र है वह। मनुष्य को ऐसी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता इसलिए हासिल नहीं होती क्योंकि वह घर बार, प्रेम, दुश्मनी, स्वार्थ, इच्छा आशा के कारण समझौते करता है और पराधीन होता जाता है।
वास्तव में हम सब प्रकृति के अंश हैं, परंतु सभ्यता के विकास के क्रम में हम प्रकृति से अलगाव में पड़ते चले गए हैं। यह कविता अपनी स्वाभाविकता में हमारे हृदय में कहीं गहरे किसी तलघर में मौजूद प्राकृतिक स्वच्छंदता की स्मृतियों को स्पर्श करती है, जिसके कारण इस कविता का जादू हमें बांधता है। मनुष्य ने अपने पराये के नाम पर अनेक किस्म के विभाजन कर डाले हैं, पर बसंती हवा ऐसा विभाजन नहीं करती। आगे सुनिए उसकी बात। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि बसंती हवा एक समान रूप से शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर सबसे होकर गुजरती है और सबको झुलाती झुमाती चलती है। हालांकि सच तो यह है कि बसंत के मौसम का मनमोहक रूप गांव में ही देखने को मिलता है। शहर के ईंट पत्थर और कंक्रीट के जंगल में वैसा जादू कहाँ। कविता के अंतिम 3 पैराग्राफ में बसंती हवा गांवों के खेतों और बागीचों के बीच क्या करती है, किन अनुभूतियों से गुजरती है, उसी की जुबान से सुनिए। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुंची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। फिर अगला पैराग्राफ है। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, मजा आ गया तब न सुध बुध रही कुछ, बसंती नवेली भरे गात में थी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अंतिम पैराग्राफ है। मुझे देखते ही अरहरी ल जाई, मनाया बनाया न मानी उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर धकेला, लगी जा हृदय से कमर से चिपक कर, हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हम देख सकते हैं कविता में महुआ आम गेहूं के हरे भरे पौधों और कोयल की आवाज़ के कितने हृदय को छूने वाले संदर्भ आते हैं। ये दृश्य घ्राण और श्रव्य बिंब के उदाहरण हैं। गेहूं की फसल के बीच बसंती हवा अनेकों पहर रुकी रहती है। आपको मैं बता दूं कि केदारनाथ अग्रवाल कृषि संस्कृति और कृषक समाज की जीवन गाथा को रचने वाले प्रमुख कवि हैं। उनकी कविताओं की कई और विशेषताएं हैं जिन पर चर्चा हम अगले किसी व्याख्यान में करेंगे। अभी बसंती हवा में कवि के प्रयोगों को देखते हैं। कविता में अलसी का जिक्र हुआ है। अलसी किसे कहते हैं आप जानते हैं? कवि कहता है कि अलसी लिए शीश कलसी, अर्थात वह शीश पर कलश लिए हुए है। अलसी को कई जगह तीसी कहा जाता है। पहले उसी के तेल का ज़्यादा उपयोग होता था। जिसमें अलसी के बीज होते हैं, पौधे का वह हिस्सा कलश के समान होता है। अलसी का भी कवि ने मानवीकरण कर दिया है। बसंती हवा उसे हिलाती झुलाती है पर कलसी नहीं गिरती। बसंती हवा के कहने का चतुर अंदाज देखिए। वो कहती है कि चूँकि अलसी के सिर की कलसी वह नहीं गिरा पाई, इसी कारण उसने सरसों को हिलाया झुलाया नहीं, लेकिन सरसों के पास जाकर उसे मज़ा आ गया। उसे उसकी सारी सुध बुध जाती रही, क्योंकि वह तो बसंती सौंदर्य वाली युवा स्त्री की तरह थी। वास्तव में युगों से सरसों के फूल बसंत के सौंदर्य के केंद्र में रहे हैं। वहाँ पहुंचकर बसंती हवा का सुध बुध खोना स्वाभाविक ही है। मूल कविता में यह पंक्ति है, बसंती नवेली भरे गात में थी। इसी मौसम में अरहर भी होती है। अरहर बसंती हवा को देखते ही लजा जाती है। वह हवा को मनाती है कि उसे न झकझोरे, पर भला बसंती हवा कहाँ मानने वाली थी, उसे भी नहीं छोड़ती। बगल से गुजर रहे राही पर उसे धकेल देती है और शर्मीली अरहर उस राही के कमर से जा चिपकती है, हृदय से जा लगती है। ऐसा लगता है जैसे दो ग्रामीण स्त्रियां मिलकर किसी पुरुष को छेड़ रही हों, जिसमें एक ने जबरन दूसरी को उस पुरुष पर धकेल दिया हो। उसके बाद स्वाभाविक रूप से हंसी की स्थिति पैदा होती है। शरारत करने वाली स्त्री ही हंसने की शुरुआत करती है। यहाँ आते आते बसंती हवा का अलहड़ स्वच्छंद स्वतंत्र निडर और मस्तमौला स्त्री रूप स्पष्ट हो जाता है। वह जोर से हंसती है और उसके हंसते ही सारी दिशाएं हंसने लगती हैं। लहलहाते हरे खेत सारे हंसने लगते हैं।
चमचमाती चढ़ती प्यारी धूप हंसने लगती है। कवि को ऐसा लगता है जैसे बसंती हवा में सारी सृष्टि ही हंस रही है। केदार जी की कविताएं अपनी लयात्मकता के लिए जानी जाती हैं। बसंती हवा एक ऐसी कविता है जिसे आप गा सकते हैं, आप लोग गाते भी रहे होंगे नीचे की कक्षाओं में। लेकिन यह सिर्फ प्रकृति के मनोरम दृश्यों की ही कविता नहीं है, बल्कि इसमें कवि के वैचारिक उद्देश्य भी निहित हैं। इसमें स्त्री की स्वतंत्रता और मुक्तता को महसूस किया जा सकता है, जो आदिम समय में उसे हासिल रहा होगा। बसंती हवा पाठक के भीतर प्रकृति के प्रति गहरा आकर्षण और प्रेम पैदा करती है। यह कविता मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते के महत्व को रेखांकित करती है। यह किसानी चेतना की कविता भी है। प्रकृति और कृषि के प्रति यह कविता मनुष्य को संवेदनशील बनाती है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक हंसी और आनंद की अनुभूति तभी बचेगी जब प्रकृति बचेगी, जब कृषि बचेगी, जब मौसम बचेंगे, जब बसंती हवा की विशेषताओं को निर्मित करने वाले सारे प्राकृतिक तत्व बचेंगे। अशोक त्रिपाठी ने इस कविता के बारे में सही ही लिखा है। उन्होंने लिखा है, केदार जी की बसंती हवा की बराबरी तो प्रकृति की बसंती हवा भी नहीं कर सकती। उसकी अल्हड़ता, उसका खिलौनापन, उसकी मस्ती, उसका बेफिक्रापन, उसकी गति, उसकी उठान, उसकी खिलखिलाहट तथा पूरी कायनात में उसकी व्याप्ति हमें सौंदर्य की एक दूसरी ही अनूठी दुनिया में ले जाती है। दुनिया के समूचे साहित्य में शायद ही इस जोड़ की कोई दूसरी कविता मिले। तो आपने देखा बसंती हवा किस मायने में हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण कविता है। हिंदी कविता ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कविताओं में यह विशेष स्थान रखती है।